प्यारे बच्चों, आज मैं आपको रजिया सज्जाद जहीर के द्वारा लिखी हुई कहानी नमक समझाऊंगी। रजिया सज्जाद जहीर आधुनिक कथा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। लेखिका की कहानी नमक भारत पाक बंटवारे के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित लोगों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। विस्थापित, जब बच्चों भारत का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए, तो यहाँ के कुछ लोग पाकिस्तान में और पाकिस्तान के कुछ लोग भारत में आ गए। रहने तो अलग अलग देश में लग गए हैं, परंतु मन उनका कहाँ बसा है? अपने ही जन्म स्थान में, मूल स्थान में। तो इन्हीं विस्थापितों का अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम और मधुर स्मृतियों का सचित्र वर्णन लेखिका ने इस कहानी में किया है। इस कहानी के मुख्य बिंदु हैं, सबसे पहला है कहानी की जो मुख्य पात्र है सफिया, उनका सिख बीवी से मिलना। फिर सिख बीवी का सफिया से लाहौरी नमक मंगाना। तीसरा है नमक लाने में भारत पाक सीमा और नियम कानून का आड़े आ जाना। चौथा है सफिया का किसी भी विधि से नमक ले जाना। पांचवा है भारतीय और पाक कस्टम अधिकारियों द्वारा सफिया को नमक ले जाने की इजाज़त दे देना। और अंतिम है सफिया का यह सोचना कि उसका वतन आखिर कहाँ है, कस्टम के इस तरफ या कस्टम के उस तरफ। तो आइए बच्चों, अब मैं आपको कहानी समझाती हूँ। सफिया अपने पड़ोसी सिख परिवार के यहाँ कीर्तन में गई थी, जो इस कहानी की मुख्य पात्र है। वहाँ एक सिख बीवी को देखकर वह बहुत हैरान हो गई, क्योंकि उसकी आंखें, भारी भरकम जिस्म, वस्त्र आदि सब सफिया की माँ की तरह थी। सफिया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीवी ने अपनी बहू से पूछा कि आखिर ये कौन है। जब उसे पता चला कि वह सफिया है और सुबह लाहौर जा रही है, तो वह उसके पास आई और लाहौर की बात करने लगी। उसने बताया कि वह विभाजन के बाद, बंटवारे के बाद भारत आई थी। उसका वतन तो जी अभी भी कहाँ है? लाहौर है। कीर्तन समाप्त होने के समय सफिया ने लाहौर से कुछ लाने के लिए पूछा कि आपके लिए लाहौर से कुछ लाना है क्या? उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा कि ठीक है, अगर तुम कहती हो तो तुम वहाँ से मेरे लिए लाहौरी नमक ले आना। सफिया लाहौर चली गई, 15 दिन रुकी। उसके भाइयों ने उसकी खूब खातिरदारी करी। जो उनके रिश्तेदार थे, जो मिलने वाले लोग थे, वो उनके लिए काफ़ी उपहार लेकर आए। उसके सामने एक समस्या थी, वह थी सेर भर लाहौरी नमक पुड़िया ले जाने की, जो कि सिख बीवी ने उससे मंगाया था। पुलिस अफसर जो उनके भाई थे, उन्होंने कहा भी नहीं, यह क्या है? गैर कानूनी है, कानून के विरुद्ध काम है, तुम इसे नहीं ले जा सकती हो, क्योंकि पाकिस्तान से भारत को नमक ले जाना क्या है? प्रतिबंधित है। और थोड़ा सा व्यंग्य भी किया कि भाई तुम्हारे भारत के हिस्से में तो वैसे ही अधिक नमक आया था। सफिया इस पर जो थी थोड़ा सा नाराज हो गई कि मैं तो थोड़े से नमक की बात कर रही हूँ और मेरा भाई बंटवारे की बात करने लग गया, और अपने भाई से जिद करने लगी कि भाई नहीं, मुझे तो नमक ले जाना है। भाई ने कस्टम की जांच का हवाला दिया और बताया कि भाई कस्टम वाले तुम्हारे सामान को बिल्कुल बिखेर के रख देंगे, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। लेखिका उसे चोरी से नहीं ले जाना चाहती थी, वह प्रेम की चीज़ को प्यार से ही दिखा कर ले जाना चाहती थी। परंतु भाई ने इस कानून की सख्ती के विषय में बताया। अंत में वह रोने लगी और भाई भी चुपचाप सिर हिलाकर रह गया। अगले दिन 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। उसने सारी रात पैकिंग की, सारा सामान सूटकेस और बिस्तरबंद में आ गया।
अब कीनू की टोकरी और नमक की पुड़िया ही शेष रह गई थी। गुस्सा उतरने पर उस समय तक तो क्रोधित थी कि भाई मेरा भाई ऐसा कह रहा है, परंतु धीरे धीरे उसे लगा कि नहीं, मेरा भाई ठीक कह रहा है। उसने कीनुओं के ढेर के नीचे नमक की पोटली छुपा दी। आते समय उसने देखा था कि भारत से केले और पाकिस्तान से कीनू आराम से आ रहे थे, कोई उनकी जांच नहीं हो रही थी। तो उसने सोचा कि ठीक, मैं कीनुओं के नीचे रख दूंगी तो कोई जांच भी नहीं करेगा और आराम से वह नमक भारत पहुंच जाएगा। फिर वह सो गई। वह लाहौर के सौंदर्य, माहौल और अपने सगे संबंधियों के बारे में स्वप्न में खो गई। यहाँ उसके 3 सगे भाई, चाहने वाले दोस्त, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ अब सब उसे याद आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उसका अब जाने का दिन आ गया था, तो वह इनको याद कर रही थी। कल वह लाहौर जा रही थी, शायद फिर वह ना आ सके। फिर उसे इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, सूरज की डूबती किरणें आदि साफ साफ दिखाई दी। सब कुछ उसकी स्मृतियों में ताज़ा हो रहा था। अचानक उसकी आंखें खुल गई। क्यों? क्योंकि उसका हाथ कीनुओं की टोकरी पर जा पड़ा। उसके दोस्त ने कहा था कि यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है। कीनू एक फल होता है जो कि दिखने में माल्टे की तरह और स्वाद में संतरे की तरह होता है। वह फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। उसके भाई ने उसे दिल्ली तक का टिकट खरीद कर दे दिया था। वह सोच रही थी कि आसपास टहल रहे लोगों में सिर्फ वही जानती है कि टोकरी के सबसे नीचे नमक की पुड़िया है। जब सामान कस्टम जांच के लिए जाने लगा तो उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा वह चोरी से नहीं ले जाएगी, दिखाकर ले जाएगी। उसने जल्दी से कीनू के सबसे नीचे से पुड़िया निकाली और अपने हैंडबैग में रख ली। जब सामान जांच के बाद रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। वह लंबा, पतला और कुछ खिचड़ी बालों वाला व्यक्ति था। उसने उसके वतन के बारे में पूछा। उसने हैरान होकर अपना वतन दिल्ली बताया। लेखिका ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उसके सामने रख दी और पूरी कहानी उसे बता दी कि किस प्रकार सिख बीवी ने नमक मंगाया है और वह ले जा रही है। सारी बातें सुनकर उसने पुड़िया को अच्छी तरह लपेटकर कस्टम अधिकारी ने स्वयं ही सफिया के बैग में रख दिया और कहा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। मतलब तुम तो ये प्रेम का एक प्रतीक रूप में ले जा रही हो, तुम आराम से ले जा सकती हो। और इतना ज़रूर कहा कि जब तुम दिल्ली जाओ तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहना, और जो सिख विभूई हैं उनको भी ये संदेश देना कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। अगर सब ऐसा समझ जाएं तो बाकी क्या है, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई। यहाँ सभी ने उसे अब विदाई दी क्योंकि पाकिस्तान की सीमा समाप्त हो रही थी। फिर अटारी में भारतीय पुलिस रेल में चढ़ी। एक जैसी भाषा, सूरत, वस्त्र, लहजा, अंदाज और यहाँ तक कि गालियाँ भी एक जैसी। पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ पर पाकिस्तान के लोग हैं और कहाँ से भारत के हैं। लेकिन यहाँ पर ज़मीनी रूप से अमृतसर शुरू हो गया था। अमृतसर में कस्टम की जांच शुरू हुई तो वह कस्टम अफसर के पास पहुंची और फिर उसने वही कहानी दोहराई। अफसर ने उसे साथ चलने के लिए कहा, एक कमरे में बैठा दिया। और 2 चाय लाने का ऑर्डर दिया। उसने मेज की दराज से एक किताब निकाली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, शमशुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946। ढाका बच्चों बांग्लादेश में है। लेखिका के पूछने पर उसने अपने वतन का नाम ढाका बताया। विभाजन के समय वह ढाका में था जब बांग्लादेश और भारत का विभाजन हुआ। बांग्लादेश अलग राष्ट्र बना। जिस दिन वह भारत आ रहा था उससे 1 वर्ष पहले उसकी सालगिरह पर उसके दोस्त ने यह किताब दी थी। फिर वे कलकत्ता में रहकर पढ़े और नौकरी करने लगे। उन्होंने बताया कि हम वतन आते जाते थे, भारत से बांग्लादेश।
सफ़िया वतन की बात पर हैरान थी। कस्टम अफसर ने कहा कि अब वहाँ भी कस्टम हो गया है। उसने अपने वतन की डाव नमक की प्रशंसा की। चलते वक्त उसने पुड़िया सफ़िया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगा। जब सफ़िया अमृतसर की पुल पर चढ़ रही थी तब वह पुल की सबसे नीची सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। लेखिका सोच रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ, क्योंकि लोग अपनी जन्मभूमि को भी अपना वतन मान रहे हैं और जो जहाँ रहते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि मानचित्र में एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बंट नहीं जाती। जमीन का विभाजन तो हो जाता है, लेकिन जनता का मन क्या है, अपने मूल स्थान में ही अटका रह जाता है। वही की स्मृतियों में उसका जीवन बीतता है। तो बच्चों, ये थी नमक कहानी। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।